आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस न्यूज के बारे में। ये हमारी नई सीरीज है और हमारी तरफ से कोशिश होगी एटलीस्ट वीकली 2 बार ऑथेंटिक तरीके से आपको डिफेंस न्यूज दी जाए। वहीं दूसरी ओर डिटेल्ड डिफेंस एनालिसिस आती रहेगी और हम लोग डिफेंस को सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की पहली डिफेंस अपडेट आ रही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर। LCA तेजस SP-22 ने अपनी पहली उड़ान भर ली है। ये FOC स्टैंडर्ड का दूसरा फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट के बाद में टोटल 18 तेजस मार्क 1 बनकर तैयार हो चुके हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस अपडेट के बारे में बात की थी कि इस महीने के अंत तक SP-22 अपनी पहली उड़ान भर लेगा। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 24 सितंबर को। फिलहाल ये फाइटर जेट HAL के पास है और अभी ये कुछ और सॉर्टीज लगाएगा। इन पोस्ट प्रोडक्शन सॉर्टीज के बाद में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना तेजस को काफी दिनों से उड़ा रही है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर भारतीय वायुसेना ने HAL को कुछ अपडेट्स करने के लिए कहा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे के सारे अपडेट्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं और ये सारे के सारे अपडेट्स SP-22 में किए जा चुके हैं। SP-22 की डिलीवरी के बाद में भारतीय वायुसेना ये सारे के सारे अपडेट्स जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उनके पास पहले से हैं उनमें भी करेगी और इस अप्रोच के कारण भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स लेटेस्ट स्टैंडर्ड के होंगे और इससे प्रोडक्शन शेड्यूल के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। SP-22 के अलावा SP-23 भी ऑलमोस्ट रेडी है और शायद ये दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ ही भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। इन दोनों फाइटर जेट्स के अलावा SP-24, SP-25 और SP-26 अपने प्रोडक्शन शेड्यूल के एडवांस स्टेजेस में हैं और आने वाले महीनों में ये फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इन सभी फाइटर जेट्स की डिलीवरी के बाद में भारतीय वायुसेना के पास में FOC स्टैंडर्ड की 6 तेजस होंगे। वहीं भारतीय वायुसेना को 10 और तेजस अगले 1 साल में डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी कि इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन साल 2021 के अंत तक होंगी और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि LCA तेजस मार्क 1A को लेकर डील इस साल के अंत तक साइन हो जाएगी और उसके बाद वहां से 18 महीने से 2 साल के बाद LCA तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। अगली अपडेट आ रही है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तरफ से। कल यानी 25 सितंबर को DRDO ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को मास प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दिए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स। ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको इक्विपमेंट की टेस्टिंग के दौरान स्पेसिफाई किया जाता है और ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो टेस्ट के दौरान फाइनल इक्विपमेंट के होते हैं। यानी कि मास प्रोडक्शन इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। भारतीय थल सेना के पास में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स पहले से हैं। इसकी पहली रेजिमेंट साल 2000 में रेस की गई थी और एक रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं और हर बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं। यानी कि एक रेजिमेंट में 18 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट्स कैरी करता है और ये 12 के 12 रॉकेट्स 44 सेकेंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। फिलहाल ये जो सिस्टम भारतीय सेना के पास में है ये पिनाका मार्क 1 है और इस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर के आसपास है। पिनाका के 2 और वेरिएंट प्लान किए गए हैं जहां पिनाका मार्क 2 की रेंज 90 किलोमीटर की होगी, वहीं पिनाका मार्क 3 120 किलोमीटर की रेंज के होंगे। भारतीय थल सेना के पास में 6 रेजिमेंट में पिनाका सिस्टम्स हैं और आने वाले समय में 6 और रेजिमेंट्स भारतीय सेना को मिलेंगी। आइए अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। भारत और जापान की नेवीज इंडो पैसिफिक रीजन में 3 दिवसीय नेवल एक्सरसाइज करेंगी। ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी 26 सितंबर को यानी कि कल और ये एक्सरसाइज चलेगी 28 सितंबर तक यानी कि मंडे तक। ये एक्सरसाइज भारत के वेस्टर्न सी बोर्ड के पास में होगी और इस दौरान भारत की तरफ से D-65 यानी INS चेन्नई जो कि एक कोलकाता क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो इस एक्सरसाइज में शामिल होगा। इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाला दूसरा शिप INS तरकश होगा। INS तरकश यानी कि F-50 तलवार क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये तलवार क्लास के 2nd बैच का शिप है। ये दोनों के दोनों शिप भारतीय सेना के सबसे ज्यादा आधुनिक शिप्स में से एक हैं और ये दोनों के दोनों स्टेल्थ फीचर्स से लैस हैं। जहां INS चेन्नई स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है वहीं INS तरकश एक स्टेल्थ फ्रिगेट। इन दोनों शिप्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए INS दीपक जो कि एक फ्लीट टैंकर है वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इस एक्सरसाइज में INS विक्रमादित्य पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन उसके शैडो इस पर देखे जा सकते हैं।
इस एक्सरसाइज के दौरान MiG-29K भारतीय नौसेना की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि ये फाइटर जेट शोर से टेक ऑफ करेंगे, न कि डेक से। इनके अलावा भारतीय नौसेना के P-8I नेपट्यून भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं अगर बात की जाए जापान के एसेट्स की, तो जापान की तरफ से भी एक सिग्निफिकेंट पैकेज इस एक्सरसाइज के लिए भेजा गया है। इस पैकेज में 2 शिप्स हैं। पहला शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर JS कागा। ये एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिसे F-35 लाइटनिंग II-B ऑपरेट कर सकते हैं। तकरीबन 20,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये शिप साल 2022 से F-35 लाइटनिंग II-B अपने डेक से ऑपरेट कर सकेगा, जिसके बाद जापान के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान में हेलीकॉप्टर कैरिंग डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, क्योंकि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकते थे। और जापान की तरफ से जो दूसरा शिप है वो एक डिस्ट्रॉयर है। इस शिप का नाम है JS आइकाजुशी। 8 एंटी शिप मिसाइल से लैस ये डिस्ट्रॉयर काफी ज्यादा केपेबल है और इससे समझ में आता है कि भारत और जापान की तरफ से इस एक्सरसाइज को काफी ज्यादा सीरियस लिया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ में भारतीय नौसेना ने पैसेक्स नाम की एक पासिंग एक्सरसाइज की थी और ये सारे इंडिकेशन क्वाड के बनने का इशारा कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए चाइना के खिलाफ काफी अच्छा स्टेप हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट आ रहा है रशिया से। न्यूज के हिसाब से रशिया ने अपने एक Su-30 फाइटर जेट को फ्रेंडली फायर में मार गिराया है। इस चीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन रशियन न्यूज एजेंसी टास ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रशियन एयरफोर्स का एक Su-30 फाइटर जेट एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स में डिस्ट्रॉय हो गया है। टास के हिसाब से इस Su-30 के ऊपर दूसरे एक एयरक्राफ्ट से एक शेल आकर लगा था और इस एक्सीडेंटल हिट के वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। रशिया में एक एक्सरसाइज चल रही थी। इस एक्सरसाइज का नाम था डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज और इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक Su-35 एक Su-30SM के साथ में डॉग फाइट की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके दौरान Su-35 का एक लाइव शेल इस Su-30 के ऊपर आकर लगा, जिसके बाद ये फाइटर जेट क्रैश कर गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ रहा है एरिया वार्निंग को लेकर। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 2 एरिया वार्निंग दी गई हैं। ये एरिया वार्निंग दी गई है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में। पहली वार्निंग है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ये वार्निंग 315 किलोमीटर की रेंज की है। आमतौर पर इस तरीके की वार्निंग किसी भी मिसाइल टेस्ट से पहले दी जाती है और भारत की सारी मिसाइल टेस्ट इसी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से की जाती है। ये 315 किलोमीटर की वार्निंग एक एयर टू एयर मिसाइल को लेकर हो सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आने वाले समय में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी टेस्ट होने वाला है और ये चीज उसको भी लेकर हो सकती है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग दूसरी वार्निंग है जो कि 3 और 4 अक्टूबर की है। ये वार्निंग 715 किलोमीटर की है और ये वार्निंग APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से डाउन साउथ की तरफ है। यानी कि इस चीज के बहुत सारे चांसेस हैं कि ये मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। हम लोग इसके ऊपर नजर बनाए रहेंगे और जैसे ही इसको लेकर कोई खबर आती है वो खबर आप तक हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।